हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपने इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी अभी पॉलिटी से रिलेटेड आपके करंट में हुई है वही डिस्कस करने वाले हैं कि केरला का नाम जो है बदला गया। तो हम अपने इस सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि क्या नाम चेंज किया गया, क्या रीजंस थे, किसकी पावर होती है, और ये सब करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस किए हैं या नहीं किए, कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो यही सब हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट ने हाल ही में बिल पास किया है जहां केरल को बदलकर क्या कर दिया है, केरलम कर दिया है, जो एक सांस्कृतिक और संवैधानिक यात्रा रही है। और इस परिवर्तन, जो नाम परिवर्तन विधेयक था, उसे संसद की अनुमति मिल चुकी है। संसद ने केरल का नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित किया, जहां केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया। अब भारतीय संसद ने आधिकारिक तौर पर जो ये राज्य का नाम बदलने के लिए एक नया कानून पारित किया है। और अब किस नाम से जाना जाएगा हमारा केरला, जो केरल कहते थे उसे केरलम के नाम से अब जानेंगे, ये मान्यता जो है दी गई है। अब यह बदलाव जो किया गया वो क्यों किया गया, वो इसीलिए किया गया क्योंकि जो हमारी केरला स्टेट है उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हुए, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हुए इस नाम का बदलाव किया गया। संसद के द्वारा विधेयक पारित किया गया, पहले राज्य की विधानसभा के द्वारा ये पारित किया गया था। भाई उन्होंने कहा कि हमें जो अपना नाम चाहिए वो अपनी संस्कृति तमिल पर निर्धारित चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो बिल वहां पास करा। फिर वो फाइनल पार्लियामेंट में पास हुआ, संसद में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य ने पास कर दिया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू ये बिल क्यों पास कराया गया, वो इसीलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 3 पार्लियामेंट संसद को ही ये पावर देता है कि वो स्टेट के नाम बदल सकते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये अनिवार्य था कि पार्लियामेंट से बिल पास होना ही चाहिए, तभी उसे लागू किया जा सकता है। खाली स्टेट अपना नाम बदलने से उस स्टेट के नेम में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट की है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। अब यह कदम राज्य की जो अंग्रेजी कानूनी नाम चलता आ रहा था केरल, उसे खत्म कर मलयालम उच्चारण केरलम के साथ जोड़ा गया है। अब पहले केरलम, केरल से लेकर केरलम तक हमने क्या क्या बदलाव किए, पहले क्या था अब क्या था। अब अंग्रेजी कानून नाम जो पहले केरला था वो क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर अंग्रेजी प्रभाव था, भाषा का आधार पर केरला उसे डिवाइड किया गया था, यहाँ मूल मलयालम के आधार पर उसे केरलम किया गया है। हमारी संवैधानिक अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है, जिसमें राज्य और संघ क्षेत्रों का नाम और उनका क्षेत्र अधिकार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया होता है, वहां के 15th मैटर में केरला को बदलकर क्या कर दिया गया, केरलम कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये बिल कैसे पास कराया जाता है और आर्टिकल 3 ये पावर संसद को कैसे देता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि राज्यों का नाम बदलने का अधिकार हमारे संसद के ही पास होता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो क्या कहता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे पार्लियामेंट, संसद की ये पावर है कि वो कोई भी नया स्टेट बना सकता है हमारे देश के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन करने का अधिकार। अब वो हमारे देश के अंदर कैसे भी नया राज्य बना रहा हो, दो स्टेट्स को मिलाकर बना रहा हो, एक स्टेट को डिवाइड कर कर बना रहा हो, या एक स्टेट का एरिया दूसरे स्टेट के एरिया के साथ मिलाकर बना रहा हो, इन शॉर्ट विद इन इंडियन टेरिटरी कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो पार्लियामेंट करेगा, संसद करेगा। और आर्टिकल 3 बात करता है स्पेसिफिकली इंडियन टेरिटरीज की, भारतीय क्षेत्रों की। मतलब विद इन इंडिया जो चेंजेस हो रहे होंगे वो किसके थ्रू होंगे, आर्टिकल 3 के थ्रू होंगे। और ये करने की पावर किसकी होती है, हमारे पार्लियामेंट की होती है, हमारे संसद की ही होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये कहता है कि किसी भी स्टेट की टेरिटरीज को बढ़ाना हो, किसी भी स्टेट का क्षेत्र बढ़ाना हो,
मतलब एरिया बढ़ाना हो, किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज करना हो, या किसी भी स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ऑल्टर दी बाउंड्रीज, और किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने हो, तो ये सारे अधिकार हमारे पार्लियामेंट संसद के ही होते हैं। इवन आर्टिकल 3 के थ्रू, 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये बात भी ऐड की गई कि इवन कोई नई यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन, कोई नए संघ क्षेत्र का गठन भी हमारा पार्लियामेंट करेगा, हमारा संसद ही करेगा। चाहे वो स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करे या यूटी को स्टेट में करे, या किसी स्टेट का एरिया यूटी के एरिया के साथ मिलाकर नया यूनियन टेरिटरी बनाए। जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट था, यूटी में कन्वर्ट किया गया, है ना। आपकी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनी फर्स्ट के थ्रू। अब जब ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस किए जाते हैं, उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 कहता है कि हमारा पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंज करेगा, कोई भी बदलाव करेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होंगे। अब वो संविधान में संशोधन नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग तो वो बिल पास नहीं होगा, है ना। जो भी आर्टिकल 2 या 3 के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाएंगे तो संविधान में संशोधन नहीं माने जाते हैं। अब संविधान में संशोधन नहीं होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बिल जो है पार्लियामेंट से कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। कौन सी बहुमत से पास होगा बेटा, साधारण बहुमत से। और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है आपकी, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसके 50% से अधिक होता है, तो ऐसी ही मेजॉरिटी को हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भाई आर्टिकल 3 किसे पावर देता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको कि ये बिल पार्लियामेंट से क्यों पास हुआ और पार्लियामेंट ने ये बिल कौन सी मेजॉरिटी से पास किया होगा। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि करंट अफेयर्स जीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम चेंज हो गया तो इसके पीछे की पावर्स क्या है, आर्टिकल्स कौन से हैं, प्रोसीजर क्या होता है उस बिल को पास कराने के, ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अब समझ लेते हैं कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई बिल पास कराना हो हमारे पार्लियामेंट से, तो वो बिल पास होता किस तरीके से है। देखो जरा, एक फ्लो चार्ट बना रही हूं, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो बिल होगा, जो विधेयक होगा, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि पावर किसकी है, हमारे पार्लियामेंट की है, संसद की है, तो पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और संसद के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा में या फिर वो राज्यसभा में आ सकता है। अब सभी बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते ही हैं उनकी अनुमति के लिए, लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और उन्हीं में से एक ये बिल भी है। तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस होगा तो वो किसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस होगा, हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन से, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाएगा। अब राष्ट्रपति भी क्या करते हैं, अपनी सहमति देने से पहले वो हमारे स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, ये चेंजेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो जो हमारे स्टेट्स के थ्रू एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, वो एडवाइस एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है। मतलब अगर स्टेट्स मना भी कर दें कि उन्हें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो भी हमारा पार्लियामेंट इस बिल को पास कर सकता है, क्योंकि ये एडवाइस कैसी होती है, एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है। अब जब वो बिल लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो बिल कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा, तो सिंपल मेजॉरिटी से, पास्ड बाय
each house by simple majority. Passed by each house by simple majority. साधारण बहुमत से पारित होगा। अब पारित होने के बाद वो बिल कहाँ जाएगा? हमारे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और प्रेसिडेंट इसे अपनी सहमति देंगे। और जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। वो और भी और नहीं तो इस पूरे प्रोसीजर को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देकर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो वन वर्ड में वो कुछ भी पूछ लें, किसकी परमिशन से आता है, कौन से हाउस में आता है, किसकी पावर होती है, कौन सा आर्टिकल होता है, कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से इस बिल को जो है पास कराया गया है, जहां केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी विद इन इंडियन टेरिटरी तो कोई भी चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी किसी को दूसरा स्टेट दे रहे हैं, मतलब अपना एरिया किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ अपनी टेरिटरीज को स्वाइप किया था। ये मुद्दा उठा था जब बिरूबड़ी वाला एरिया वेस्ट बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था 1960 में, तब ये इशू उठा था। तो तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को देंगे तो इट रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर अमेंडमेंट होगा। और कोई भी जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, एग्रीमेंट है, इनके लिए हमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब जब ये बदलाव किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है जिसमें हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका क्षेत्रीय अधिकार दिया होता है, तो वहां पर भी ये चेंज किया गया और वो से केरला से जो सब्जेक्ट 15 है वहां से केरला से बदलकर क्या कर दिया? लिस्ट 15 को केरला से केरलम कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर जो 15 लिस्ट है उसे भी उसमें बदलाव किया और उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी से ही किया गया। अब केरलम का निर्माण केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह दर्शाता है कि कैसे हमारे भारत का संविधान राज्य की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को भी कानूनी वास्तविकता में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। क्योंकि हमने 1956 में जो स्टेट्स का फॉर्मेशन किया था वो लैंग्वेज बेसिस में किया था, भाषा के आधार पर किया गया था। तो अब सांस्कृतिक और भाषाई गौरव को बनाने के लिए केरला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? केरलम कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जो भी नया था वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, और साथ साथ मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें 10:45 AM पर। आपकी 10:45 AM पर लाइव क्लास होती है। आप पॉलिटी की लाइव क्लास में मुझसे जुड़कर क्वेश्चन से समझ सकते हैं पूरा डीप एनालिसिस के साथ, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैम आपसे अलविदा लेती हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।